नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश के दो राज्यों झारखंड और कर्नाटक में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:55 पर लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप की तीव्रता 4.7 रही, जबकि कर्नाटक के हम्पी में भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। फिलहाल दोनों जगहों पर जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। महामारी संकट और लॉकडाउन के कारण कम होते राजस्व और बढ़ते खर्चों के कारण अब इसका असर नई योजनाओं पर भी पड़ रहा है। केंद्र ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीने या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। यह आदेश उन योजनाओं को भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 48 साल के हो गए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पचूर गांव में 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ बन गए। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के सिंहासन पर योगी विराजमान है। महज 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में यूपी के सीएम बने। प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सियासत में उन्हें हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जाना जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर हर ओर से उन्हें बधाई मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार सुबह ट्वीट कर यूपी सीएम को बधाई दी। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई भाजपा नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर हो गया है, लेकिन भारी बारिश के रूप में इसका असर अभी भी कई राज्यों में जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से कई राज्यों के तापमान में कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को छिटपुट बारिश हुई। इसमें यहाँ का मौसम सुहावना हो गया। अगले कुछ दिनों तक यहाँ ऐसा ही मौसम रहने वाला है। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस इलाके में एक बार फिर पुलिस तैनात है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि दोबारा नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन शुरू न हो। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी ने मौके का जायजा लिया और अब यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। दरअसल पिछली बार शाहीन बाग का धरना सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था, तो इस बार पहले से ही दिल्ली पुलिस तैयार कर रही है। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हो गए हैं। वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरे विश्व में रोज करीब 1 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच ब्राजील के लिए वायरस महाचुनौती बन गया है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में इस वायरस से 1473 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में अब तक 34,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ वायरस से हुई मौत के मामले में ब्राजील ने अब इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर अमेरिका के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1021 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ अमेरिका में कुल मौतों का आंकड़ा 1,08,000 को पार कर गया है। अमेरिका में अब तक 1.87 मिलियन लोग वायरस से पीड़ित हैं। दुनिया में वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक कुल 67 लाख लोग इस वायरस की चपेट में हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,93,000 को पार कर गई है। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े बहुत ही डरावने हैं। देश में महामारी के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 9,851 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 273 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 5,365 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,26,770 है, जिनमें 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि महामारी से ठीक होने वालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक करीब 50% यानी 1,09,462 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब देश में 1,10,960 लोग एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। वहीं एक दिन पहले 122 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई थी। राज्य में अब तक 2,710 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के अंदर करीब 3,000 नए केस सामने आए हैं और मरीजों का आंकड़ा 70,793 तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी बॉर्डर सील की खींचतान के बीच वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1,360 नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 25,000 पार कर चुकी है। मौत का आंकड़ा 650 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में महामारी ने 22 लोगों की जान ले ली है। दिल्ली में महामारी के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 रेल कोच को महामारी वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यह सभी रेल कोच शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर मरीजों की सुविधा के लिए खड़ी हैं। रेलवे के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जे भाटिया ने कहा है कि जो संक्रमित मरीज असिम्टम या जिसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, उन्हें इस रेल कोच में रखा जाएगा। हर कोच में 16 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। हर कोच में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सैनिटाइजेशन वर्कर तैनात रहेंगे।
जिस तरह हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम जारी होते हैं, वैसे अब पैसों के लेन देन के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में विभिन्न भुगतान प्रणालियों से होने वाले लेन देन के दैनिक आधार पर जानकारी देने की शुरुआत की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक NEFT, RTGS और UPI से होने वाले दैनिक लेन देन के साथ ATM में होने वाले पैसों की निकासी की भी जानकारी दी जा रही है। पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग की चिट्ठी के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनके कार्यकाल को 15, 20, 25 और 30 साल पूरे हो चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से निचले स्तर की आ रही है और जो अपनी कार्यशैली में निकम्मे और लापरवाह पाए गए हैं और जिनके ऊपर इंक्वायरी के बाद ये बातें सत्यापित हो रही हैं कि ऐसे कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनको उनकी सेवाओं से रिटायर कर दिया जाए। पंजाब पुलिस के भी करीब 6000 भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग और पंजाब पुलिस के विभागाध्यक्षों से इस तरह की डिटेल मांगी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के तमाम विभागों पर ये निर्देश लागू किए जा सकते हैं। पंजाब सरकार चाहते हैं कि नया टैलेंट सरकार में आए और ताकि सरकार का कामकाज बढ़िया तरीके से चल सके, इसलिए ऐसे लोगों को जल्द ही सेवानिवृत्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। चंडीगढ़ शहर के बापूधाम में शुक्रवार यानी आज 2 और लोग पॉजिटिव पाए गए। GMSH में उपचाराधीन 10 साल का बच्चा और 3 साल की बच्ची संक्रमित पाई गई। इससे पहले गुरुवार को 80 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई। यह महिला बापूधाम की रहने वाली है, जिसे इलाज के लिए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही महामारी के एक्टिव केस 83 तक पहुँच गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पत्रकार वार्ता दोपहर को 3 बजे पंजाब के CM संबोधित करेंगे। मुंबई में भी महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां करीब 45,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 1,500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुंबई में महामारी के नए केस भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहां 24 घंटे में 1400 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुंदरबानी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इससे एक जवान शहीद भी हो गया और साथ ही पाकिस्तान ने पुंछ जिले के किन्नी सेक्टर में भी गुरुवार रात करीब 10:45 पर सीजफायर का उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिस पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है। देश के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवर ढीले नहीं हो रहे और वो लगातार प्रदर्शनकारियों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। बीते कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार हिंसा को लेकर कई ट्वीट किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि आज कई जवान और फोर्स जो हेलीकॉप्टर में सवारी कर निगरानी कर रहे हैं, वो देश को बचाना चाहते हैं, लेकिन लुटेरे और क्रिमिनल हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और गोदाम धू-धू कर चल उठा। ये गोदाम कारोबारी नवीन कुमार का था। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आगजनी में लाखों का नुकसान हो गया। अभी आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।